नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए इस चैनल पर एक बार पुनः आपका प्यार स्नेह हमें खींच लाया है। एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किन्हीं कारणों से वंचित रहे हैं, तो कृपया अविलंब इस चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने की कृपा अवश्य करें। आज का विषय डिसेबिलिटी इशू को लेकर के, लैंड लॉस को लेकर के। जब ये दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 आया है तो उसके प्रकाश में दिव्यांगता की जो प्रकृति है, दिव्यांगता की जो श्रेणी है, वह अब 21 हो गई है और यह भविष्य में अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो बढ़ भी सकती है। दिव्यांगजन को अपनी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसमें इनहेरिटेंस की शक्ति है, यानी वह उत्तराधिकारी के रूप में इस संपत्ति प्राप्त करने के लिए वंचित नहीं माने जाएंगे, मात्र डिसेबिलिटी के आधार पर यदि कोई उन्हें मना करता है तो। ठीक इन्हीं बातों को समेटे हुए उत्तर प्रदेश में जो रेवेन्यू कोड आया है उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ते हैं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक सेक्शन है, एक धारा है, एक प्रावधान है जो यह कहती है कि यह अधिनियम किसी अधिनियम का विरोध करने के लिए नहीं है बल्कि उनके सहयोग के लिए है। यूपी रेवेन्यू कोड की हम बात करेंगे आज, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की, जिसमें 3 तरह के भौमिक अधिकार हैं। एक ट्रांसफरेबल राइट्स, दूसरे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स और तीसरा असामी राइट्स। मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा आज लीज की। यह अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि कोई भी भूमिधर सिवाय उन प्राविधानों के जो इस अधिनियम में वर्णित हैं, यानी यूपी रेवेन्यू कोड में जो वर्णित हैं, उसके अलावा अपनी भूमि को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दिव्यांगजन के लिए जब हम बात करते हैं तो यह अधिनियम जब यूपी जेडे-एलआर एक्ट था तो उस समय कल्टीवेशन के लिए थोड़ी सी छूट देता था, लेकिन अब जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है तो उसकी लाइट में थोड़ा सा यह लिबरल हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन है, वह चाहे मेंटली रिटार्डेड हो या मेंटल इलनेस का हो, यानी चाहे वो मानसिक विमंदता का हो, चाहे मानसिक रुग्णता का हो, अपने गार्जियन के माध्यम से वह अपनी भूमि को लीज पर यानी पट्टे पर दे सकता है ताकि वह कृषि योग्य भूमि में खेती किसी अन्य के माध्यम से, लीज के माध्यम से करवा सके। मान लीजिए एक परिवार में कई लोग हैं और एक ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है परंतु अन्य लोग दिव्यांगजन नहीं है, किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित नहीं है, लेकिन जो कृषिक भूमि है, जो खेती योग्य भूमि है, उसमें उन सभी का नाम है, यानी मिन जुमला खाता है, मुश्तरका खाता है, साझा खाता है, सबके नाम उस खतौनी में है। तो ऐसी स्थिति में क्या वह दिव्यांगजन लीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। वह दिव्यांगजन अपने हिस्से की भूमि को लीज कर सकता है, पट्टे पर दे सकता है। और यही नहीं है कि सिर्फ जो मानसिक रुग्णता के हैं या मानसिक विमंदता के हैं वही अपनी भूमि को लीज पर दे सकते हैं। अन्य जितने भी दिव्यांगजन हैं, यदि वो खेती करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं तो भी वे अपनी भूमि को पट्टे के माध्यम से, लीज के माध्यम से कल्टीवेशन के लिए दे सकते हैं, उस अवधि के लिए जितना इस कोड में कहा गया है। अब सवाल यह आता है कि यह जो लीज होगी वो ऐसे मुंह जबानी हो जाएगी या लिखा पढ़ी में आएगी। तो चाहिए तो यह कि चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रावधान हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो या फिर किसी अन्य अधिनियम का, क्योंकि कल को जब कोई विवाद होगा, कल को कोई ऐसी स्थिति बनेगी, मतभेद होंगे, मुकदमे की स्थिति बनेगी, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, तो माननीय न्यायालय को मामले को विनिश्चित करने के लिए संकट पैदा हो जाता है। इसलिए
जब भी इस ढंग से लीज लिखें तो रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत या रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। और यह कोड सिर्फ वही तक नहीं है कि कोई व्यक्ति, मैंने पहले ही कहा है, व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। दिव्यांगजन चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उन दोनों के लिए प्रावधान है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि 35 साल से कम उम्र है और अभी पढ़ाई कर रहा है वो, तो ऐसे लोगों के लिए भी छूट है। बहुत सारी श्रेणियां यूपी रेवेन्यू कोड में ऐसी हैं जिनके लिए अपनी भूमि को अंतरित करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहां मैं विशेष रूप से दिव्यांगजन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं को फोकस किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसान की आय दोगुनी हो, उसको साकार करना चाहते हैं। और अगर आप यह चाहते हैं कि हमारा दिव्यांगजन जो किसान है वह भी आत्मनिर्भर हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो यूपी रेवेन्यू कोड है उसमें यह व्यवस्था है। परंतु इस लीज का मतलब यह नहीं हो जाता कि अगर उसने पट्टा कर दिया तो अब जिसके पक्ष में पट्टा हुआ लगातार कब्जा किया रहेगा। जी नहीं, इससे जो उसने लीज एग्जीक्यूट किया हुआ है उसके स्वामित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भूमि का स्वामी वही रहेगा जिसको उसने पट्टा दिया है, पोजीशन ट्रांसफर किया हुआ है, वो भी अच्छे उपयोग के लिए किया हुआ है, खेती योग्य कार्यों के लिए किया हुआ है। इसलिए जो स्वामित्व है उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने लीज एग्जीक्यूट किया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को जब रेवेन्यू कोड की लाइट में पढ़ते हैं या जो अन्य प्रदेशों की भूमि विधियां हैं उनके साथ पढ़ते हैं, तो दिव्यांगजन को कहीं भी उनको अंतरित करने के अधिकार से या संपत्ति को कहीं मॉर्गेज करने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। और हम कह सकते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट फुल्ली इंप्लीमेंटेशन की ओर है। बस हमको आपको सचेत होने की जरूरत है भविष्य में हमारे दिव्यांगजन की जो उपज होगी वह कैसे बिकेगी, कौन खरीदेगा, इन विषयों के लिए भी अगर जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून ला करके तथाकथित किसानों के चक्कर में वापस कर लिया, इससे हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन वास्तव में निराश तो हुए हैं। क्योंकि जो मंडियों में दलाली का काम था फिर वो लगातार शुरू हो जाएगा, शुरू हो ही रहा है। कुछ और भी लाभ की बातें थी उनसे वंचित रह गए। तो हम तो निवेदन करेंगे भारत सरकार से कि वह दिव्यांगजनों को दृष्टिगत रखते हुए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्राविधानों को अपने मना मस्तिष्क में संजोते हुए ऐसा कानून जरूर लाए और शीघ्र लाए, ताकि जो हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं, बहनें हैं, किसान हैं, वे उस नए कानून के तहत लाभ प्राप्त कर सके। इस जागरूकता अभियान में आप भी हमारा हाथ बटाइए। कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन नहीं किया है तो। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।